देखो कल टॉपिक लिखवाया था क्या लिखवाया था? वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ लिक्विड सरफेस। देखो सब लोग, जैसे मान लो भैया कि अगर हमने एक लिक्विड की सतह को स्ट्रेच कर दिया, बात समझिएगा कि इसको आप एक वायर की तरह समझो, ये ठीक है, इसको एक वायर की तरह समझिए। अब इसको देखना, और इसके अंदर जो है क्या रखा हुआ है? लिक्विड। ये लिक्विड है, सही है। अब हमें करना क्या है कि इस लिक्विड की सतह को, ये जो लिक्विड पे सरफेस है, इसको हमें स्ट्रेच करना है। इधर ध्यान दीजिएगा, इस लिक्विड की सरफेस को क्या करना है? स्ट्रेच करना है। इस तरह से स्ट्रेच करना है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। नहीं समझे? इसको स्ट्रेच करने से इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया के बढ़ जाने की वजह से अब नीचे वाले मॉलिक्यूल्स चाहेंगे कि वो ऊपर जाए। भाई ऊपर उनको एरिया ज्यादा मिल रहा है रुकने के लिए, तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स क्या चाहेंगे कि वो कहाँ चले जाएं। और जब नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, तो कल मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को ऊपर जाने के लिए अगेंस्ट द कोहेसिव फोर्स वर्क करना पड़ेगा। नहीं समझे? कब है ना कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, सही है, लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल एकदम ही इसके करीब हो 10 की पावर -9 मीटर, तो इसी से क्या रहेगा? चिपका रहेगा। 10 की पावर -9 मीटर के पास होंगे अगर, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? चिपक। तो मान लो कि इस मॉलिक्यूल में कई मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं, पहले ये यहाँ पे थे ऐसे, सही है। जैसे ही हमने सरफेस को क्या किया? स्ट्रेच किया, ये मॉलिक्यूल्स क्या कर गए? ऊपर आने लग गए। ऊपर आने की वजह से मॉलिक्यूल्स जो हो गए वो दूर दूर हो गए, फ्री एनर्जी मिल गई, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर तक जाएंगे, तो नीचे से ऊपर तक जाने के लिए उन्होंने वर्क किया होगा अगेंस्ट द कोहेसिव फोर्स, और वो वर्क इनकी किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। बात समझ में आ गई? इधर सुनिएगा, तो जब ये मॉलिक्यूल्स यहां से यहां आएंगे, दैट इज उनमें क्या किया जाएगा? वर्क किया जाएगा। अब वो जब वर्क करेंगे यहां से यहां तक आने के लिए, तभी तो मैंने बताया था कि ऊपर की सरफेस एनर्जी ज्यादा होती है, नीचे की सरफेस एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी कम होती है। बात समझ में आ गई? तो नीचे से ऊपर तक जाने के लिए उन मॉलिक्यूल्स ने कितना वर्क किया होगा, वही वर्क हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ गई? पहले इस सरफेस को हम लोग ने क्या किया? सरफेस को स्ट्रेच करने की वजह से मॉलिक्यूल्स जो है ऊपर जाने लग गए। ऊपर जाने की वजह से वो क्या हो गए? दूर दूर हो गए। ऊपर जाने के लिए जो उन्होंने वर्क किया, वही वर्क उनकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आ गया, इसलिए सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी नीचे से क्या है? ज्यादा है। वही वर्क हमें कैलकुलेट करना है। नहीं समझ पाए? ठीक है। अब देखो, पहले वो लिक्विड यहां था, सही है। फिर जब हमने क्या किया, उसको ऐसे स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करने से इसका लेवल नीचे आ गया होगा, है कि नहीं है? ये लेवल नीचे आ गया होगा। तो पहले लेवल ये था, ये देखो पहले लेवल क्या था? ये था। स्ट्रेच करने से थोड़ा सा लेवल कहाँ आ गया होगा? नीचे आ गया होगा। तो नीचे की तरफ आने के लिए क्या लगा होगा? फोर्स, है ना? फोर्स लगा होगा, और वो फोर्स विल डायरेक्टली बी प्रोपोर्शनल टू 2L। दिस फोर्स विल डायरेक्टली बी प्रोपोर्शनल टू Q2L। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा, बता रहे हैं, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा T, मतलब लिक्विड का सरफेस टेंशन इनटू 2L, तो F/2L यहां बन जाएगा T। अब ये 2L है, कोई बताएगा? दोनों तरफ टेंशन लगता है। सरफेस टेंशन किधर की तरफ लगता है?
स्ट्रेच करो तो दोनों तरफ लगा रहे हो ना, तो दो लेंथ पे क्या लगेगा, टेंशन। मतलब अगर आप एक ऐसे लाइन खींच दोगे तो इधर भी टेंशन लगेगा उसी लेंथ पे, इधर भी टेंशन लगेगा उसी लेंथ पे। तो F/2L इज इक्वल टू क्या आ गया, T आ गया, या F इक्वल टू T इंटू 2L आ गया। अब बताओ वर्क का फॉर्मूला, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स की जगह क्या लिखोगे, T इंटू 2L, और डिस्प्लेसमेंट इसने यहां से यहां तक आने के लिए कितनी की, जब उसको स्ट्रेच किया तो लिक्विड यहां से यहां आ गया, जिससे वर्क क्या हुआ और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, x। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या कहलाएगा, एरिया, डेल्टा ए। ये लेंथ और ये ब्रेड्थ उस जगह का क्या बन जाएगा, डेल्टा ए, चेंज इन एरिया जो होगा। ये बात समझ में आ गई। तो वर्क का फॉर्मूला W इक्वल टू टी डेल ए, ये दिमाग में रखिएगा। कर लो। वो लिखवा कि ये इलाका जो है ये तार है, आपने एक तार ऐसे लटका दी, देख लो विश्वास, ये तार आपने ऐसे लटका दी, इस तार पे पानी रख दिया। अब ऑब्वियसली बात है, तार में पानी कैसे रखोगे, पानी तो क्या कर जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन आप अज्यूम करो कि इस तार पे पानी की एक पतली सी लेयर रखी हुई है और ऊपर से एक और तार रखी हुई है। नहीं समझ पाए, जैसे जैसे आप इस वाली तार को खींचोगे ये हिस्सा क्या आता जाएगा, नीचे आता जाएगा और वर्क करेगा, है ना। तो क्या बोला हमने, कंसीडर लिक्विड फिल्म इज फॉर्म्ड बिटवीन बेंट वायर ABD एंड स्ट्रेट वायर AB which can slide without friction, which can slide without friction। ठीक है, stop। As the surface contracts, as the surface contracts, AB moves, as the surface contracts AB moves। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देखो ऐसे, अगर इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, AB moves। ठीक है, टू कीप AB इन इक्विलिब्रियम, अगर हमें इसे इक्विलिब्रियम में रखना है, टू कीप AB इन इक्विलिब्रियम, keep AB in equilibrium, two equal and opposite forces, two equal and opposite forces act on the wire as shown, two equal and opposite forces act on the wire as shown। नहीं समझ पाए, two equal and opposite forces act on the wire as shown, समझ गए होगे, बस इतना लिख लीजिएगा काफी है। ठीक है, बस ये दिमाग में रखना कि वर्क डन क्या है, वर्क डन मेन चीज क्या है, वर्क डन, वर्क डन क्या है, इन स्ट्रेचिंग द वायर, सही है। लेकिन वर्क डन, देखो अगर आप ऐसा समझो कि अगर आप वायर को इस तरह से अभिशुद्ध स्ट्रेच करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे और एक समय सीधा कर दोगे तो यहाँ के पार्टिकल यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए क्या किया जाएगा, वर्क। वर्क किसके बराबर होगा, वर्क का फॉर्मूला एक तो T डेल ए हो गया जो हमने प्रूव किया, एक होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कल बताया था ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, नीचे पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में ही उतना वर्क किया जाएगा। नहीं समझ पाए, बस ये फॉर्मूला ज्यादा काम आएगा। ठीक है, क्या चीज, हाँ मत लिखो, भले लिखना हो तो तुम लोग के फायदे तो नहीं है क्या। अरे तुम लोग अब ये जो न्यूमेरिकल्स कराएंगे वैसे भी उससे मतलब, देखिए एक बात बता दें, अगर लिक्विड बबल है,
मतलब लिक्विड है, सिर्फ लिक्विड ड्रॉप है, तो आप वर्क का फॉर्मूला T डेल A लगाइएगा। अगर कहीं सोप आ जाए, सोप बबल लिख दे, साबुन की बात करते, तो जो भी डेल्टा आए, जो भी डेल्टा ए आए, उसको डबल करके इस्तेमाल कीजिएगा इसी फॉर्मूले में। सोप बबल में 2 लेयर होती है, साबुन की भी होती है, पानी की भी होती है, झाग बनती है ना। तो बस ध्यान क्या रखना है, न्यूमेरिकल्स में लिक्विड ड्रॉप की बात करता है, लिक्विड बबल्स की बात करता है, तो टी डेल लगेगा, डेल ए नॉर्मल। लेकिन अगर सोप की बात करें तो डेल्टा ए जो भी आए उसको डबल करके इस फॉर्मूले में रखिएगा, तभी आएगा आंसर। ठीक है, जैसे सवाल क्या है, हाउ मच वर्क विल बी डन in enlarging the surface area of soap bubble by 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सोप के बबल के एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ाना है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ाने का मतलब डेल्टा ए ही दे दिया गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, सही है। और इस सोप बबल के एरिया को इतना बढ़ाने के लिए कितना वर्क किया जाएगा, अगर सोप के सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर है, तो वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, T डेल्टा ए, T की जगह 3 × 10⁻², डेल्टा ए की जगह 1 × 10⁻⁴ नहीं लिखना, डबल कर देना, 2 × 1 × 10⁻⁴, दैट इज कितना आ जाएगा 6 × 10⁻⁶। ये वर्क आ गया, नहीं समझ में आया। सोप बबल में 2 लेयर्स होती है, लिक्विड की भी होती है और सोप। तुमको सोप दिखते ही समझ जाना है कि डेल्टा है जो भी है उसको डबल कर दो, ठीक है। क्वेश्चन 2, सवाल क्या है, हाउ मच वर्क विल बी डन इन मेकिंग अ सोप बबल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। एक सोप बबल बनाना है, वो आप लोगों ने गेम खेला है बचपन में, सोप बबल बनाते थे ना उसमें हम लोग। तो एक सोप बबल बनाना है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस कितना होगा 1 सेंटीमीटर, और जिसकी टेंशन जो है वो 3 × 10⁻⁻² है। बनाना है सोप बबल। पहले जो सोप बबल बनाने का मतलब है कि पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा, मतलब पहला रेडियस क्या रहा होगा 0, फिर दूसरा रेडियस बनने के बाद क्या हो गया 1, नहीं समझे। तो पहले एरिया भी क्या रहा होगा, और दूसरा एरिया ऑफ सोप बबल, हिमांक एरिया ऑफ सोप बबल 4πr²। अरे हिमांक 4π सेंटीमीटर स्क्वायर A2 आ गया। हिमांक सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करोगे, इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर से करा दोगे, A2 आ जाएगा। समझ गए। A2 को A1 से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे तो डेल्टा A आ जाएगा, और उसको T से मल्टीप्लाई कर दोगे डबल करके, तो क्या आ जाएगा, नहीं समझ पाए। तो डेल्टा A आ गया 4π × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो वर्क का फॉर्मूला T डेल्टा A लगाते समय इंटू 8π × 10⁻⁴ करना, तो जूल में आंसर आ जाएगा। बोलो समझ आया, करना है कि समझ आ गया है, आ गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 4 है, देखिए बेटा, द सरफेस एरिया ऑफ अ सोप बबल इज, सरफेस एरिया दिया है 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर सोप बबल का। हाउ मच वर्क विल बी डन इन डबलिंग द सरफेस एरिया, कितना वर्क करना पड़ेगा सरफेस एरिया को डबल करने के लिए। अब तो हो जाएगा क्वेश्चन ही, इन दोनों को माइनस करके डेल्टा ए निकाल लेना, डेल्टा ए को डबल करके टी से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। आ गया हमारे की समझ में।
आगे बढ़ते हैं। चलो ये सवाल हम एक सवाल अपनी कॉपी में लिखिए सब लोग, लिखिए सवाल। हाँ, a liquid drop of radius 1 mm, a liquid drop of radius 1 mm, लिक्विड है मतलब अब कि हमको डेल्टा ए को डबल नहीं करना है। a liquid drop of radius 1 mm broken into 1000 equal drops, broken into 1000 equal drops, ठीक है। how much work will be done, how much work will be done if T equals 0.07 न्यूटन पर मीटर। आइए सवाल समझ लीजिए। क्या बोला? एक बड़ी सी लिक्विड बबल है, बड़ा सा क्या है लिक्विड, सुनिए बेटा। उस लिक्विड बबल को जो है 1000 छोटी छोटी बबल्स में क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। तो बताओ ऐसा करने के लिए कितना काम किया गया, ठीक है। सब लोग बोर्ड पे देखोगे, देखो प्रियांशु, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, T इंटू डेल्टा ए। टेंशन तो हमें पता है, हमें सिर्फ क्या पता करना है, डेल्टा ए। और डेल्टा ए पता करने के लिए हम A2 माइनस A1 करेंगे। A1 तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, पहले रेडियस था R, इसको बड़ा R कह देते हैं क्योंकि पहले बड़ा रेडियस था ना, फिर ये 1000 में टूट गया। तो पहले कितना रेडियस था वो निकाल लो, A1 रेडियस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई ये 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 6। क्या आ गया समझ में? ये एरिया आ गया विश्वास पहले वाली बबल का। अब इसको 1000 ड्रॉप्स में तोड़ दिया गया तो रेडियस क्या हो गया होगा, कम। लेकिन क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ पहली वाली बबल विल बी 1000 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ छोटी वाली बबल। तो एरिया बबल का 4 पाई आर स्क्वायर होगा, कैसे होगा? फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का। स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। अच्छा इधर देखो, जो एक बड़ी बबल थी उसका वॉल्यूम 1000 गुना होगा ईच स्मॉल बबल का, है कि नहीं? तो बड़ी वाली का वॉल्यूम 4/3 डेल्टा पाई आर क्यूब और छोटी वाली का डेल्टा 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। 4/3 कट गया, बचा आर क्यूब इज 1000 गुना छोटा आर क्यूब। तो बड़ा आर विल बी 10 गुना छोटा आर, दोनों साइड क्यूब रूट कर दो तो बड़ा आर इज 10 टाइम्स छोटा आर। तो बड़ा आर क्योंकि 10 गुना है छोटा आर के, तो बड़ा आर को 10 से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा, बड़ा आर है 10 की पावर माइनस 3, तो छोटा आर कितना आ गया 10 की पावर। अब इस छोटे आर से छोटे का रेडियस एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ स्मॉलर विल बी 4 पाई छोटा आर स्क्वायर इंटू 1000 है, ऐसे सबका सरफेस एरिया लोगे ना। तो A2 विल बी 1000 इंटू 4 पाई 10 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 8 ये हो गया और 3 यहाँ से, तो 10 की पावर माइनस 5, ये A2 आ गया। नहीं समझ में आया? अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा A। तो T है 0.07 और डेल्टा A होता है A2 माइनस, तो 0.07 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 5 माइनस किधर गया 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 6। इसमें से ये मान क्या कॉमन आ रहा है, 4 पाई। अब 10 की पावर माइनस 5 में 10 की पावर माइनस 6 माइनस करोगे तो कितना होता है मान, 10 की पावर माइनस 5 में 10 की पावर माइनस 6 माइनस करने से कितना आएगा, क्यों पाले जी
10 की पावर -5 माइनस 10 की पावर -6, मतलब कितना बचा? -11 बचा। वेरी गुड पानी जी। तो 7 चौको 28। बेटा ये देखो, ये 1/1,00,000 है और ये 1/10,00,000 है, तो एलसीएम आएगा 10,00,000, ऊपर बचेगा 10 - 9, 10 - 1, 9/10,00,000। तो ये आएगा 9 × 10⁻⁻6। नहीं समझ में आया? इसको सॉल्व करना जूल में। देखो बेटा, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड, calculate the energy released when 1000 soap bubbles, calculate the energy released when 27,000 soap bubbles, sorry, when 27,000 soap bubbles coalesce to form, combine to form, when 27,000 soap bubbles coalesce to form, combine to form single bubble, ठीक है, single bubble of radius 10⁻⁻6 मीटर, ऑफ रेडियस 10⁻⁻6 मीटर, और सोप बबल का तनाव लिखा है पीछे 3 × 10⁻⁻2, टेंशन सोप का 3 × 10⁻²। एनर्जी रिलीज मतलब वर्क निकालना है आपको। आओ देखो, फिलहाल टॉपिक डालो अगला। बेटा प्रयास, हाँ रखेंगे रखेंगे, टॉपिक डालो। बोले देखिए, प्रेशर डिफरेंस across a curved liquid surface, pressure difference across a curved liquid surface, curved liquid surface, देखिए क्या बोला हमने, प्रेशर डिफरेंस ऑन द कर्व्ड लिक्विड सरफेस। देखिए पहले हिमांग बाबू एक साधारण लिक्विड सरफेस है, सीधा सीधा है, सही है हिमांग बाबू, और हमने आपको बताया था सरफेस टेंशन एज इन खिंचाव जो शेप को बदलता है। इस टाइम पे देखो एकदम बढ़िया शेप बना हुआ है, मतलब इधर भी सरफेस टेंशन होती है, इधर भी सरफेस टेंशन, सही है, जिससे इस लिक्विड पे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ बराबर वेट लग रहा है, मतलब बराबर फोर्सेस लग रहे हैं और इक्विलिब्रियम पे है। इस स्टेट पे प्रेशर एट लोअर सरफेस और प्रेशर फ्रॉम अपर सरफेस इक्वल होगा, नीचे का प्रेशर और ऊपर का प्रेशर बराबर रहेगा, जिससे ये बना रहेगा। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, अब यहां वाले से समझ में आएगा। मतलब देखो सर, मान लो कि एक सरफेस, लिक्विड सरफेस ऐसी है, तो रौनक ये रौनक पानी है कि मरकरी है? मरकरी है। क्या है? क्योंकि ये सतह पर चिपक नहीं रहा है, और ये क्या होगा? पानी होगा, सही है, मरकरी पानी। अब देखो उधर सब लोग, यहाँ पे शेप डिस्टॉर्टेड है क्योंकि तनाव, और यहाँ क्या लग रहा है? तनाव, और इधर से यहाँ तनाव और यहाँ तनाव, तो यहाँ पे नेट तनाव कहाँ की तरफ लगेगा? 2t cos थीटा, सही है, और यहाँ पे नेट तनाव ऊपर लगेगा 2t। एक कल बताया था ना ये चीज, तो साइन थीटा
सही। अगर वो थीटा एंगल है तो हमको बताओ एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या था, उस हिसाब से करो काम। नहीं नहीं, हम जैसे ये सरफेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या था? अगर यहाँ पे एक वो रखा हुआ है तो क्या ये एंगल ऑफ कांटेक्ट था? नॉर्मल सतह और टेंजेंट पे ये एंगल ऑफ कांटेक्ट था, सही है। तो इसके हिसाब से ये t, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये t cos थीटा होगा और ये क्या होगा, t sin थीटा होगा, सही है। इसके हिसाब से इधर t sin थीटा होगा और इधर क्या होगा, तो वो 2t cos थीटा ही रहता है, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट के हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। देखो ये थीटा, ये 2t cos थीटा, इधर बताओ अब इधर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या था, ये t था, क्या एंगल ऑफ कांटेक्ट ये था, सही। अरे दोनों ही केसेस में 2t cos थीटा ही आएगा। मेन बात समझाने वाली क्या है यहाँ पे कि इस पे एक 2t cos थीटा नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा एक्ट कर रहा है और यहाँ पे ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो 2t cos थीटा फोर्स लगने की वजह से ये तो कैंसिल हो गया। 2t cos थीटा फोर्स नीचे की तरफ लगने की वजह से ये शेप को बेंड करते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए? बेंड करते रहना चाहिए। और अगर ये बेंड करता रहेगा तो कभी इक्विलिब्रियम में पानी जी आ ही नहीं पाएगा, ये कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आता है, सही है। अब इसको इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए मान लो 2t cos थीटा इसको खींच रहा है, तो इसको अगर हमें इक्विलिब्रियम पे रखना है तो नीचे से प्रेशर ज्यादा लगाओगे कि ऊपर से? 2t cos थीटा फोर्स उसको नीचे की तरफ ला रहा है, तो अगर हमें इसको ऐसे नहीं जाने देना है, ऐसे ही रखना है, तो नीचे से ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, ऊपर से प्रेशर कम लगाएंगे। नहीं समझ पाए? तो इसका मतलब यहाँ पे लोअर सतह पर प्रेशर अपर सतह से ज्यादा है। अब यहाँ बताओ, अब यहाँ पे ये ऐसे है ना, तो ये ऊपर 2t cos थीटा जो है इसको ऐसे बनाएगा और इसको ऐसे नहीं बनने देना है प्रवेश भैया, इसको ऐसे नहीं बनने देना, तो ऊपर से क्या लगाना पड़ेगा, जैसे बना रहे अपनी जगह पे। तो इसका मतलब अब की बार ऊपर वाला प्रेशर नीचे वाले प्रेशर से क्या है, यहाँ बराबर था, यहाँ नीचे ज्यादा होगा, यहाँ क्या ज्यादा होगा, तो कितना यहाँ पे जो प्रेशर है लोअर सरफेस पे वो इसके मुकाबले कितना ज्यादा है, उसे कहते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड। नहीं समझे? यहाँ प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर क्या है, तो इन दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस कहलाएगा एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। नहीं पल्ले पड़ा, ये बना वो नहीं समझ में आएगा। हाँ तीनों को। तो ये भैया क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि शेप बनाए रखने के लिए अपोजिट तरफ प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो प्रवेश, अगर ये एक लिक्विड बबल है, ये सही है, शेप इसका कैसे है देखना बेटा, ऐसे। अब हमको बताओ शेप ऐसा बनाए रखने के लिए बाहर प्रेशर ज्यादा होगा कि अंदर? हमको ये बताओ, इधर देखो बेटा समझो, ये एक क्या है, लिक्विड बबल है, ठीक है। इस सरफेस की बात करो प्रवेश, और आपकी बार जवाब तुक्के में नहीं, समझ के ये क्या, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, बताओ किधर प्रेशर ज्यादा है, नीचे कि ऊपर? नीचे ज्यादा है, तो बताओ प्रेशर अंदर ज्यादा है कि बाहर ज्यादा है? अंदर ज्यादा है। समझ में आया सबको? भाई वही चीज है, फिर से इधर की तरफ क्या क्रिएट होगा, T इधर, T इधर, 2t cos थीटा। समझ गए ना भैया? तो इसका मतलब 2t cos थीटा इसको ऐसे ढकेल रहा है, तो नीचे से क्या लगाना पड़ेगा,
एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा तभी तो इसका शेप ऐसे बना रहेगा। तो एक्सेस प्रेशर अंदर जाता है इसमें, अब वो कितना है हम लोग को ये निकालना है। हर पॉइंट पे लगेगा। हाँ, हर पॉइंट पे भी लगेगा, ठीक है। अब वो कितना है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसका मेथड सीखो। तो बाहर से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, अंदर से लग रहा है इन एडिशन टू P0 एक्सेस प्रेशर छोटा p। यही p हमें कैलकुलेट करना है। ज्यादा लगेगा ना अंदर से, तो अंदर ज्यादा लगने की वजह से अब भैया इसका रेडियस बढ़ जाएगा, लेकिन शेप देखो चेंज नहीं होगा, मतलब सरफेस टेंशन बनाए रखनी है, ठीक है। पहले इसका रेडियस कितना था r, अब रेडियस बढ़ के हो गया r प्लस डेल्टा r। पहले रेडियस था r, अब बढ़ के हो गया r प्लस डेल्टा r। रेडियस के चेंज होने से एरिया चेंज हुआ होगा, एरिया के चेंज होने से वर्क हुआ होगा, W इक्वल्स टू T इंटू डेल्टा ए। उसी थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग P निकालेंगे, सही है। तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स का मतलब प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू प्रेशर कितना लग रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर P, इनटू एरिया कितना है 4 पाई r स्क्वायर, सही है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है डेल्टा r। ये आया, बात समझ में आ गई। ऑल्सो W जो है वो T इंटू डेल्टा ए के बराबर भी होता है ना। तो W इक्वल टू टेंशन, तो टेंशन डेल्टा ए का मतलब A2 माइनस A1, सही है। तो W इक्वल्स टू T A2, A2 मतलब बड़े वाले का एरिया, तो बड़े वाले का एरिया 4 पाई r प्लस डेल r का स्क्वायर, और छोटे वाले का एरिया क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर, सही है। तो W इक्वल्स टू T A प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 पाई r स्क्वायर। तो W इक्वल टू, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है 4 पाई कॉमन लो तो अंदर बचेगा ये कट गया, तो वर्क आ गया 4 पाई T डेल्टा r स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r, समझ गए। अब डेल्टा r बहुत छोटा चेंज आएगा, भाई बबल कितना ही बड़ा होगा, माइक्रो में होगा, तो उसका जो चेंज आएगा वो भी बहुत छोटा होगा। तो सिंस डेल r इज स्मॉल, तो डेल्टा r का स्क्वायर विल बी नेग्लिजिबल। तो डेल्टा r के स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला बन गया 4 पाई T इंटू 2r डेल्टा r। अब एक वर्क ये और एक वर्क ये, दोनों को इक्वेट कर दो, तो P इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई T 2r डेल्टा r। डेल्टा कम पड़ रहा है, P इंटू 4 पाई r स्क्वायर डेल्टा r, ये समझ आया। डेल्टा r से डेल्टा r कट गया, 4 पाई कट गया, एक r से एक r कट गया, क्या बचा यहाँ P, और यहाँ बचा 2T, एक r भी यहाँ बचा ना, PR इक्वल टू 2T। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ गई 2T बाई r। ये एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला बन गया 2T बाई r। नहीं पल्ले पड़ा, सिंपल होता। अच्छा ये किसके लिए था, ये लिक्विड बबल के लिए। ये डायग्राम डाले, अच्छा देखो बेटा, लिक्विड बबल के लिए प्रेशर आया 2T बाई r, एक्सेस प्रेशर जो अंदर है। एयर बबल के लिए भी इतना ही आएगा,
2T/r, लेकिन सोप बबल के लिए एरिया डबल हो जाता है ना, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा 4T/r। मतलब पूरा डेरिवेशन वही है, जो डेल्टा ए उसमें 2 आगे मल्टीप्लाई कर देना है बस। नहीं समझ पाए तो वो घर से करके आइएगा, आपका काम है। अरे वो प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके कहाँ से आया उसका 4T/r। बस यहाँ डेल्टा ए की जगह इंटू 2 कर देना। हाँ, ये लिख लो चाहो तो ऐसे बात करो। ठीक है, अब जरा ये बताओ, लॉजिक से जवाब देना बेटा। ये मान लो नजरे, ये वाला समझ गए थे ना, पक्का समझ गए हो ना। मान लो कि एक सोप बबल रौनक भैया यहाँ है, और इसी सोप बबल को अपना बिना शेप बिगाड़े यहाँ आना है। सतह से कहाँ आना है, मतलब यहाँ है, सरफेस से नीचे आना है, बिना शेप बिगाड़े उसको नीचे आ जाना है। तो यहाँ तो प्रेशर लग रहा होगा अंदर की तरफ से 2T/r, है ना, एक्सेस प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, 2T/r, उसके शेप को बना के रखिएगा, सही है। लेकिन अगर ये पानी के अंदर घुस गया यहाँ, तो पानी के अंदर बहुत प्रेशर, नीचे जैसे जैसे आओगे दबाव क्या होता चला जाएगा, तो यहाँ अंदर की तरफ से कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि इसका शेप बना रहे। लॉजिक से बताओ हम क्या कह रहे हैं, फिर से सुनो। यहाँ पे ये जो एक्सेस प्रेशर आया है 2T/r, ये क्यों आया है, बाहर लगा P0, अंदर लगा P0 प्लस 2T/r, दैट इज एक्सेस कितना हुआ 2T/r। यहाँ पे क्या एक्सेस अंदर से कितना लगाओगे, ये 2T/r प्लस h rho g। भाई यहाँ दो बैलेंस करने पड़ेंगे ना, एक तो अंदर का 2T/r है ना, प्लस क्योंकि हम गहराई में उतर आए हैं, तो गहराई में उतरोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका साइज क्या होता चला जाएगा, और बनाए रखने के लिए हमको अंदर से क्या लगाना पड़ेगा, h rho g लगाना पड़ेगा चारों तरफ, तभी वो शेप क्या रहेगा बना। तो ये उसके नीचे अंदर की तरफ 2T/r प्लस h rho g रहेगा।